के बच्चों, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये क्लास 10th के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। इनको अगर आप कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कॉन्वेक्स लेंसेज पी एंड क्यू है फोकल लेंथ 0.50 मीटर एंड 0.40 मीटर रिस्पेक्टिवली। दो कन्वेक्स लेंस है पी और क्यू, फोकल लेंथ दोनों की गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंबाइंड पावर ऑफ द टू लेंसेज। तो कंबाइंड पावर क्या होती है, किन्हीं भी दो लेंस की यहाँ पे जो बात की जा रही है, पावर सिंपल अलजेब्राइक सम होता है, या इफेक्टिव जो फोकल लेंथ होगी कम्बिनेशन की, फोकल लेंथ ऑफ कम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ पर 0.50, तो 1/f1 अगर आप करेंगे तो 0.50 और उसको अब 50/100 कर सकते हैं, तो 100 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 50 रह जाएगा। इसी प्रकार 0.40, तो यहाँ 40 और पॉइंट के नाम का ऊपर 100, तो ये आपका 2, और इसे अगर आप काटेंगे तो ये 2.5। दोनों को समअप किया तो 2 + 2.5 4.5, ये क्या आ गया 1/FC आया है। तो FC क्या आ जाएगा, कम्बिनेशन की अगर फोकल लेंथ की बात की जाए तो 1/4.5, जो कि आपका ये मीटर में आंसर होगा। ये जो भी आंसर है ये मीटर में है, यहाँ पे मीटर है, ठीक है। तो 1/4.5 डायोप्टर या 10/45 डायोप्टर, ये कम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी। पावर क्या होगी, तो 1/FC जो है वो पावर है कम्बिनेशन की, तो डायरेक्ट 4.5 आपकी पावर है। अच्छा, दोनों ही फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव ली है और पावर भी पॉजिटिव आई है। तो इफेक्टिवली जो ये कम्बिनेशन है कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए P इज इक्वल टू 4.5 डायोप्टर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर एक से अधिक ऑप्शंस हैं करेक्ट तो फिर आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे केवल इतना ही पूछा गया है, कंबाइंड पावर आपको बतानी है। तो कंबाइंड पावर तो हम निकाल चुके हैं, तो आंसर मिल चुका। तो बाकी 3 जो ऑप्शन बचे उनमें कोई भी ठीक नहीं मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर्स अ मीडियम फ्रॉम एयर इट बैंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। रे एयर से किसी मीडियम में एंटर किया और नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो नॉर्मल की तरफ बैंड कब होती है, जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाने पर स्पीड कम होती है। तो ये एक्टिविटी हमने क्लास में की थी बच्चों के थ्रू। तो अगर स्पीड डाउन होती है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंडिंग हो जाएगी, तो लाइट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। और स्पीड अप होती है तो बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है, यानी उसे मैं इंसिडेंट मीडियम बोलूँगा, और जिस मीडियम में लाइट एंटर कर गई रिफ्रैक्ट हुई है उसे मैं रिफ्रैक्टेड मीडियम बोलूँगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड मीडियम हमारा जो भी है वो डेंसर होगा एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट मीडियम। तो इंसिडेंट मीडियम एयर है, तो रिफ्रैक्टेड मीडियम जो भी है वो डेंसर है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर से ज़्यादा होता है, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड रेयर से कम होती है। पूछा क्या, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एज़ कम्पेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनको कंपेयर करना है, तो कौन सी बात ठीक है वो बतानी है। NM इज इक्वल टू NA नहीं। अगर ऐसा होगा, अगर मान लो मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों का रिफ्रैक्ट, दोनों मीडियम हम देख रहे हैं फिजिकली, हमें 2 अलग चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, या कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है दोनों मीडियम का, तो लाइट के हिसाब से वो दोनों एक ही मीडियम है, अलग अलग नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग। यानी लाइट का फिर उसमें आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होगी। लाइट की स्पीड चेंज होने का कारण होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है कि NM इक्वल टू NA, तो दोनों मीडियम सेम हो गए। तो लाइट किसी भी एंगल पर डालिए, ऑब्लिक इंसिडेंस या नॉर्मल इंसिडेंस, वो बैंड नहीं होगी, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड चेंज नहीं होगी तो लाइट जिस डायरेक्शन में चल रही है उसमें चलती रहेगी, उसके अंदर कोई भी आपको डिफ्लेक्शन पाथ चेंज नहीं होगा, सीधी जाती रहेगी। मान लो ये हमारे पास ग्लास स्लैब है और इसके ऊपर ये कोई लिक्विड है, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लिक्विड से लाइट चली, ओह सॉरी,
या इस तरह से मान लेते हैं हम, ठीक है। ये एक टैंक है, इसमें कोई लिक्विड और इसमें एक ग्लास स्लैब है। तो यहाँ से लाइट चली और मैं कह रहा हूँ इस टैंक में जो लिक्विड है और ग्लास स्लैब है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो आप किसी भी एंगल पे डालिए, ठीक है, लाइट अपने पाथ को चेंज, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। इसमें डेविएशन 0 देखने को मिलेगा आपको, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो नो डेविएशन इन दिस केस इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो दोनों को इक्वल बता रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है लाइट बैंड हो गई है, तो यानी स्पीड चेंज हुई है। स्पीड चेंज हुई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, गलत है। सेकंड, NM इज़ लेस देन NA, तो कम नहीं होगा NM, क्योंकि जो मीडियम है वो डेंसर है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आपका रहेगा, थर्ड। फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a lens is placed at Q, तो यहाँ पर इज आएगा इनकी जगह पर। When a lens is placed at Q, a sharp image is formed on the screen। तो जब इस पोजीशन पर आपका लेंस रखा गया, कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है, हमें नाम नहीं बताया गया क्वेश्चन में, तो पिक्चर दिखाई गई है। इस पिक्चर से हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बन रही है। व्हेन द लेंस इज मूव टू P, अब लेंस को स्क्रीन से दूर ले जाया गया है। अनदर शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो दूसरी शार्प इमेज बन रही है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द लेंस इज एट P, तो ऑप्शन से चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए भाई, पहले इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आपका लेंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कन्वेक्स लेंस के केस में हमें पता है टोटल हमारे पास 6 केसेज हैं। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, यानी स्क्रीन लेंस के सबसे करीब होती है, और सबसे छोटी इमेज बनेगी जो कि रियल होगी, और पॉइंट साइज आप बोल सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जितना दूर होता जाए, जैसे सन है, सन को मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ, तो पॉइंट साइज मेरे को स्क्रीन पर इमेज मिलेगी। अब मैं ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ चल रहा है तो लेंस यहीं पर फिक्स है, तो इमेज लेंस से दूर जाने लग जाती है, यानी आपको स्क्रीन को दूर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट 2F पर आता है तो इमेज भी 2F पर बन जाती है और साइज़ सेम हो जाता है। तो ध्यान रखिए, जब तक आप 2F से पीछे आपका ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बन रही है वो ऑप्टिकल सेंटर और 2F के बीच में बन रही है, ठीक है। और इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि 2F से पीछे है तो F और 2F के बीच में आपकी इमेज बन रही है, और F पे सबसे छोटी है। आप लेंस के नज़दीक लाने लगे ऑब्जेक्ट को, आप इधर आने लगे तो इमेज इधर चलने लगी और इमेज साइज़ में बड़ी होने लगी है। ऑब्जेक्ट का साइज़ सेम है, इमेज फोकस से 2F की तरफ चली, साइज़ में बड़ी होने लगी। तो ये कुछ डायग्राम एक आप याद रख सकते हैं इसमें, कि ये हमारे पास लेंस है और ये इन्फिनिटी से रे आई और ये फोकस से जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 2F, तो यहाँ पर ये इमेज बनी, फिर इमेज कहीं यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, और फिर ये 2F पर, और फिर 2F से पीछे। तो ये जितनी भी लाइनें मैंने बनाई है उल्टी, ये साइज़ में बड़ी होती जा रही है। इस एक रे से भी हम ये समझ सकते हैं। दूसरी रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑब्जेक्ट नज़दीक आता जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, बस फोकस वाली रे तो सेम रहेगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली बदलती जाएगी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन चेंज करता जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट के हेड से है 2 रे चाहिए हमें, तो एक तो पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑब्जेक्ट आगे सरकता जा रहा है तो पैरेलल वाली में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, तो वो पैरेलल वाली तो फोकस से ही जा रही है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर वाली चेंज होती जा रही है। तो जिसके कारण क्या होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा इमेज का साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो F से 2F के बीच में साइज़ बड़ा हो रहा है, 2F पर आकर साइज़ इक्वल हो जाएगा ऑब्जेक्ट के, और 2F के बाद ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा इमेज का साइज़। तो अब आप यहाँ इस क्वेश्चन में अब देखिए ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ इस केस में अगर क्यू लेंस की बात करूँ, या क्यू पोजीशन पर जब लेंस है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ी है और इमेज डिस्टेंस छोटी है, ठीक है। तो किस केस में ऐसा होता था, और इसमें बताया क्या गया है, जो इमेज बन रही है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड और छोटी बन रही है। तो छोटी कब तक बन सकती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो खुद है वो 2F से पीछे हो। तो यानी इस लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है 2F से पीछे है,
और इसलिए इमेज रियल इन्वर्टेड और साइज़ में छोटी बन रही है। और अब हमने क्या किया, सेकंड केस में क्यू पोजीशन पर हमने क्यू पोजीशन से पी पोजीशन पर हमने लेंस को शिफ्ट कर दिया। तो अब यू छोटा है और आपका वी बड़ा है। तो लेंस से इमेज दूर जाने पर ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आ गया है और इमेज तो ऐसा कब हो सकता है, तो 2f पर तो दोनों इक्वल होते हैं, ये बीच में लेंस है, 2f पर दोनों का साइज़ क्या हो जाता है, सेम। तो अब u छोटा है, इसका मतलब लेंस इधर इसके नज़दीक आ गया, या तो ये कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए 2f से ऑब्जेक्ट को आगे सरका दिया तो भी ये छोटा हो जाएगा u, और अब इमेज यहाँ पीछे चली जाएगी और ये v बड़ा हो जाएगा। तो u छोटा और v बड़ा है तो इसका मतलब 2f से पीछे इमेज बन रही है, 2f से पीछे बन रही है तो इसका मतलब साइज़ में बड़ी होगी और रियल इन्वर्टेड तो होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, फर्स्ट ऑप्शन। मैग्नीफाइड एंड अपराइट तो गलत, अपराइट नहीं है, इरेक्ट नहीं है। डिमिनिश्ड एंड अपराइट गलत, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड गलत। ठीक है, तो अब आप याद रखिए, अगर दोनों को आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले दोनों को 2f पर मान लीजिए कि दोनों तरफ u और v इक्वल है। ठीक है, दोनों तरफ आपका स्क्रीन, ये बीच में ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी लेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस u पर है और ये v पर, और दोनों इक्वल है। अब आप सोचिए, अब अगर u घट रहा है तो v बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर v घट रहा है तो इधर u बढ़ जाएगा, और साथ में इस पर इस u और v इक्वल है, उस समय साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है। उसके बाद अगर आप इधर आते हैं लेंस के करीब तो ऑब्जेक्ट नज़दीक आ गया है, 2f से आगे आ गया है, लेंस के करीब आ गया है तो इमेज का साइज़ बड़ा हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा तो इमेज का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो ये बातें कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, इनको दिमाग में रखोगे तो आप तुरंत आंसर कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस का। तो ये सारे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस है जो आपको एनसीईआरटी या किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी सैम्पल पेपर या आपके कोई भी जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर है उसमें भी शायद ना देखने को मिले। लेकिन ये अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको सीबीएसई जो भी पेपर रिलीज़ करती है वो बहुत ही ईजी लगने लग जाएगा, और क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें डिज़ाइन किए गए हैं। द इमेज बिलो shows a student demonstrating that sun rays concentrated to a point using a spherical mirror can burn a paper as a science project। ठीक है, तो इमेज में दिखाया जा रहा है और स्फेरिकल मिरर है, तो कौन सा स्फेरिकल मिरर जो सन रेज है उनको कॉन्सेंट्रेट कर सकता है एक पॉइंट के ऊपर, तो वो आपका होता है कॉनकेव। तो ये कॉनकेव मिरर है और ये पेपर पर ब्राइट स्पॉट जो आपको नज़र आ रहा है ये सन की इमेज है। अब एक तरह से ये साइंस प्रोजेक्ट आपको बताया गया है और इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पेपर। मिरर और पेपर के बीच में जो डिस्टेंस है, मिरर क्या है यहाँ पे, स्क्रीन पर क्या बन रही है, इमेज, और शार्प इमेज बन रही है, तभी हम इन दोनों को मतलब रोकेंगे कि एक फिक्स लोकेशन पर आगे पीछे नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे। तो व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द पेपर। तो रफ फोकल लेंथ यहाँ पे निकाली जा रही है आपकी, तो प्रिंसिपल फोकस। व्हाट काइंड ऑफ इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन द पेपर। रियल इमेज बनेगी, साथ में छोटी बनेगी क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में आपको पता है रियल एंड डिमिनिश्ड, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा इसमें। द स्टूडेंट वॉन्ट्स टू डिपिक्ट द अबव एक्सपेरिमेंट एज ए रे डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शुड ही ड्रॉ। तो कौन सा रे डायग्राम होना चाहिए, तो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, पैरेलल फोकस में मीट हो रही है, तो ये आपका ठीक रहेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं आप लोगों को। देखिए हमारा लेंस फिक्स है तो इसकी फोकल लेंथ फिक्स है, और लेंस फॉर्मूला आप जानते हैं 1/v - 1/u = 1/f। तो गिवन f के लिए और गिवन u के लिए कोई पर्टिकुलर v होता है, अलग v नहीं हो सकता। इस इक्वेशन के हिसाब से एक ही v एग्जिस्ट कर सकता है आपका एक f और u के लिए। तो इस केस में u 1 है, f इसका फिक्स है, तो v 1 होना चाहिए। अब इस केस का u बदल गया लेकिन f तो नहीं बदला ना, ठीक है, तो u बदल गया, लेकिन इसमें हम कहेंगे इस केस का ये u है और f, तो इस u और f के लिए एक पर्टिकुलर v होना चाहिए। तो यानी अगर आपका लेंस
फिक्स्ड फोकल लेंथ का है, तो गिवन यू के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर वी होगा, अलग नहीं हो सकता। ठीक है, एक यू और एफ के लिए अलग अलग वी नहीं हो सकते, एक ही वी हो सकता है। या ऐसे कह लीजिए, एक एफ और वी कम्बिनेशन के लिए एक एफ और वी कोई पर्टिकुलर केस आप लेते हैं, फिक्स्ड वैल्यूज़ लेते हैं एफ और वी की, तो यू जो है वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो गिवन एफ और गिवन वी के लिए यू फिक्स हो गया, इसी प्रकार गिवन यू और गिवन एफ के लिए वी फिक्स हो गया। अच्छा, गिवन यू और वी इसके लिए ऑटोमेटिकली एफ फिक्स हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ओके, देखिए, इफ द स्टूडेंट विशेज टू पॉइंट द मिरर टू अनदर ऑब्जेक्ट सो एज टू ऑब्टेन ए वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज, पॉइंट द मिरर टू एन अनदर ऑब्जेक्ट सो एज टू ऑब्टेन ए वर्चुअल एनलार्ज इमेज। इसी सेम मिरर को स्टूडेंट क्या चाह रहा है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाह रहा है, वर्चुअल और एनलार्ज बनाना चाह रहा है। तो पोजीशन क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की मिरर के विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। तो बिटवीन, पता है आपको, कनकेव मिरर के 6 केस है, तो इसमें 6th केस है जिसमें वर्चुअल और एनलार्ज बनती है। तो बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन यूज फॉर द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर यूज बाय द स्टूडेंट फॉर द एक्सपेरिमेंट अबव। नोट, ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, कौन नोट वाले जब भी क्वेश्चन आए तो पहले नोट को हटा के क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन यूज फॉर द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, इनमें से कौन कौन से काम आ सकता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो कार हेडलाइट, तो आपको पता है हेडलाइट हम चाहते हैं कार की दूर तक जाए, तो दूर तक जाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे टॉर्च लाइट में यूज़ करते हैं कनकेव मिरर को, तो फोकस पे बल्ब को रख देंगे, फोकस से आने वाली हर एक रे को पैरेलल कर देगा, तो एक पैरेलल बीम पैदा हो जाएगी, तो जिसके कारण कार हेडलाइट में हमारा ये यूज़ होता है। सोलर कुकर, बिल्कुल, अभी आपने ऊपर देखा है जो पेपर बर्न किया हमने, तो ऐसे ही हम मिरर यूज़ कर सकते हैं जिस पर सनलाइट इंसिडेंट हो और उसके फोकस पर हम एक कुकर या कोई भी मेटेलिक वेसल यूज़ कर सकते हैं, उसमें पानी रख सकते हैं, उसे गर्म कर सकते हैं, तो सोलर कुकर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है कनकेव मिरर। सेविंग मिरर, जो कि अभी आपने 6th केस देखा ऊपर इस वाले केस में कि उसमें एनलार्ज वर्चुअल इमेज बनती है, तो सेविंग मिरर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमसे पूछा था कौन सा कॉमन यूज़ नहीं है कनकेव मिरर का, तो रियर व्यू मिरर के तौर पे कॉमन यूज़ नहीं है, तो नोट पूछा है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा, बाकी हमारे अब रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ओके। 9th क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो शोज द इमेज ऑफ ए कैंडल एज फॉर्म थ्रू रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। तो कैंडल की अब आप देख पा रहे हैं, जिधर ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के पीछे स्क्रीन है, उसी तरफ तो मिरर यूज़ किया जा रहा है, कनकेव मिरर होगा जो कि रियल इमेज बना सकता है। और कौन सा केस हो सकता है, तो आपको पता है सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, और इमेज अगर सी से आगे आ जाए तो ऑब्जेक्ट अगर सी से आगे आ जाए तो इमेज सी से पीछे चली जाती है, तो इसका मतलब ये सी से तो आगे रही होगी, और अगर ये सी से ऑब्जेक्ट आगे आ जाए तो इमेज सी से पीछे और साथ में साइज़ में बड़ी हो जाती है। तो ये सारी बातें दिखाई गई है यहाँ पर। हाउ मैनी लाइट रेज फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द कैंडल फ्लेम, तो कैंडल फ्लेम जो पॉइंट पी दिखाया गया वो कैंडल फ्लेम है, रियल एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट हमारा, कैन बी ड्रॉन टू द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द इमेज पी डैश। तो पी से पी डैश पर आपको कितनी हाउ मैनी लाइट रेज, कितनी लाइट रेज आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट, पॉइंट पी से इनफाइनाइट रेज एमिट हो रही है, हर डायरेक्शन में एमिट हो रही है, तो यहाँ मिरर पर आप इनफाइनाइट रेज डाल सकते हैं पॉइंट पी से, और जितनी भी सारी की सारी इनफाइनाइट रेज जितनी भी डलेंगी वो सारी की सारी सेकंड पॉइंट पी डैश से क्रॉस करेगी। लेकिन पी डैश को लोकेट करने के लिए जब सारी वहीं से क्रॉस करेगी तो हमें तो मिनिमम 2 चाहिए, तो इसीलिए तो इमेज को लोकेट करने के लिए हम कितनी रेज यूज़ करते हैं, 2 यूज़ करते हैं। वो 2 जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उससे ज़्यादा आप 1000, 10,000, 1,00,000, करोड़, इनफाइनाइट मैनी रेज यू कैन यूज़। ठीक है, ऑल सच रेज विल पास, ऑल सच रेज विच इज़ एमर्जिंग या विच एमिट फ्रॉम पॉइंट पी विल पास थ्रू पी डैश। ठीक है, तो पी से आने वाली सभी पी डैश से पास होगी, तो 2 उठा लो, 2 जहाँ काटेगी वो सारी वहीं काटेगी, तो हमें इमेज की लोकेशन मिल गई।
तो इसीलिए 2 रेज यूज़ की जाती हैं। तो इसका ये आंसर रहेगा आपका। द आई बॉल ऑफ ए पर्सन हैज़ बिकम स्लाइटली लार्जर। आई बॉल बड़ी हो गई है, आई बॉल बड़ी हो गई है। तो सोच के देखिए, इन्फिनिटी पे हम देख रहे हैं और आई बॉल बड़ी हो गई हमारी देखते देखते। इन्फिनिटी पे हम देख रहे हैं तो आई बॉल अगर नॉर्मल है तो ठीक है, रेटिना पर इमेज बन रही है, और अब आई बॉल का साइज़ बड़ा हो गया तो फोकस तो वहीं पे रह गई, लेंस के साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो फोकस छोटी हो गई। छोटी फोकस, शॉर्ट फोकस, फोकल लेंथ हो गई हमारी। तो शॉर्ट वर्ड यहाँ से आप उठा सकते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया। कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया है। व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड द यूज पर्सन? मायोपिया डिफेक्ट है, इसका मतलब दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आ रही, दूर की चीज़ें रेटिना पर नहीं बन पा रही है, तो कनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि फोकस छोटी पड़ गई है, रेटिना तक फोकस, दूर की चीज़ की इमेज रेटिना पे बढ़ानी है तो फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। फोकल लेंथ को बढ़ाना है तो पावर को घटाना पड़ेगा। तो हमारी आँख के लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, और पावर अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था P = P1 + P2। तो हमारी आँख के लेंस की पावर पॉजिटिव, तो इसमें क्या करें कि ओवरऑल पावर डिक्रीज हो जाए, तो नेगेटिव पावर ऐड कर दो। नेगेटिव पावर कौन से लेंस की होती है? कॉनकेव लेंस की। तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस आपको यूज़ करना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। इन द विजन कॉज्ड बाय दिस चेंज इन द साइज ऑफ द आई बॉल। तो जो आई बॉल के जो साइज़ में चेंज आया, तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होना चाहिए? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्यों? क्योंकि उसकी पावर नेगेटिव होती है, डाइवर्जिंग होता है, और नेगेटिव पावर के कारण वो ओवरऑल पावर को डिक्रीज कर देगा। पावर डिक्रीज हो जाएगी तो ओवरऑल फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई तो जो रेटिना से आगे तस्वीर बन रही थी, इंटरसेक्शन पॉइंट था, अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट रेटिना पर चला जाएगा, तो रियल इमेज रेटिना पर बन जाएगी इन्फिनिटी की भी। द इमेज फाउंड बाय ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस सफ़र फ्रॉम ए डिफेक्ट कॉल्ड क्रोमेटिक डिफेक्ट। कन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें एक डिफेक्ट होता है जिसे क्रोमेटिक डिफेक्ट बोलते हैं, क्रोमेटिक एबिरेशन भी बोलते हैं, विच लीड्स टू फॉल्स कलर्ड एजेस इन द इमेजेस। हाँ ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, जब इमेजेस बनती है लेंस से तो जो एजेस होते हैं इमेज के किनारे वो कलर्ड हो जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर बैंड डिफरेंटली एज दे एंटर एंड लीव द लेंस। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट कलर की जो लाइट है वो डिफरेंट एंगल से बैंड होती है जब वो लेंस से बाहर निकलती है। हाँ तो बिल्कुल सही है, अलग कलर के लिए सेम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो खुद किस पे डिपेंड करता है? आपका वेवलेंथ पे। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में रिलेटेड है, जो कि कलर के बारे में जानकारी देती है हमें। तो हम स्नेल्स लॉ जानते हैं, जब भी स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है तो ये आप दिमाग में रखिए। हमें नहीं पता रेयर रेड आंसर है, हमें तो बस ये पता है एक मीडियम N1 है, दूसरा N2 है, तो N1 में एंगल आई बना। तो आप हमेशा इस तरह से याद रखो, इंटरफेस ये है, पॉइंट A ये है, तो A पॉइंट के नीचे जो मीडियम है उसको देखो, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो एंगल बना उस एंगल का साइन लेके मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू होगा A पॉइंट से ऊपर जो दूसरा मीडियम है N2, और साइन जो एंगल यहाँ बना साइन उसका साइन लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये प्रोडक्ट हमेशा इक्वल रहेगी, इस पॉइंट के इधर और इधर जो भी मीडियम है और जो भी एंगल बन रहे हैं तो उनकी ये प्रोडक्ट इक्वल होगी। दूसरा, इस मीडियम में N1 में लाइट की स्पीड v1, दूसरे में v2, तो हमेशा एक और तरीका याद रखने का, N1 v1 = N2 v2। ऐसे ही वेवलेंथ का, तो ये 3 फॉर्मूले आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो एक N1 साइन एंगल 1 मीडियम की बात चल रही है, N2 साइन एंगल 2, हमें नहीं पता रही है कहाँ से कहाँ जा रही है, हो सकता है इससे इसमें आई हो सकता है इससे इसमें गई हो, कहीं से कहीं गई हो, ये कंडीशन फुलफिल होगी। N1 v1 = N2 v2, स्पीड के साथ ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और वेवलेंथ के साथ N1 λ1 = N2 λ2। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर और ग्लास भी हो सकता है, ग्लास और वाटर भी हो सकता है, तो जो भी कम्बिनेशन है उस कम्बिनेशन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएंगे। अब अगर आप इसको ग्लास बोलेंगे तो ये ग्लास के अंदर लाइट की जो वेवलेंथ है, इसको वाटर बोलेंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये वाटर के अंदर लाइट की जो वेवलेंथ है। ऐसे ही ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास में लाइट की स्पीड, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर में लाइट की स्पीड, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास में जो एंगल बनाया, अब वो इंसिडेंट रे हो चाहे रिफ्रैक्टेड हो, जो भी एंगल बना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर में जो एंगल बना, ये याद रखिए ज़रूर। ठीक है, तो आप हर तरह के न्यूमेरिकल को भी अटैम्प्ट कर पाएंगे इस फॉर्मूले से। तो क्या कहना चाह रहा है ये, तो अब आपने देखा लास्ट में जो फॉर्मूला मैंने लिखा है N1 λ1 = N2
लैम्डा 2। अगर एयर है हमारे पास तो ये मान लो एयर से ग्लास में जा रही है तो ये 1 हो जाएगा, और लैम्डा ऑफ एयर में जो लाइट की वेवलेंथ है। n2 ये ग्लास का है तो मान लो n जो भी मीडियम है, ग्लास भी छोड़िए, और ये लैम्डा, तो n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्डा a बाय लैम्डा। तो रिलेशन कैसी आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेवलेंथ के साथ, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहनी है, तो अगर ये लैम्डा बदलेगा, ठीक है, तो इस n को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और इस तरह चेंज करना पड़ेगा कि ये इस प्रोडक्ट के इक्वल रहे। तो इन्वर्स रिलेशन आई है। तो इसका मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। तो अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग फॉर्मूला है। वैसे एक्चुअल ये क्लास 10th में हम इस तरह समझाते हैं, ये फॉर्मूला नहीं होता आपको, अगर मैं बता दूं, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में आप पढ़ेंगे शायद, मेरे को जहाँ तक नाम ध्यान है उसका, कोचीज़ फॉर्मूला है, वो सिलेबस से रिमूव कर दिया आपका 12th में, ठीक है। तो वहाँ आप देखेंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ है उनकी उल्टी रिलेशन होती है, इन्वर्स रिलेशन होती है। लेकिन आप यहाँ से भी इसको बस मैं रिलेट करके आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो चलिए, इसीलिए तो प्रिज्म में भी सातों वाइट लाइट आई, हर एक लाइट के लिए एंगल आई सेम है, लेकिन एंगल आर हर एक कलर का अलग हो गया, क्योंकि हर लाइट जो भी है वो फॉर्मूला फॉलो करेगी n एयर और साइन आई। तो ये तो सबके लिए सेम है, ठीक है। हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सुनो ध्यान से, हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, या वैक्यूम का या हवा का, वो सेम रहता है लगभग, ठीक है। प्रिंसिपली बात करें तो हाँ डिपेंड करता है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से अलग होता है, लेकिन इतना कम डिफरेंस है कि आप उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसका हमारे इस मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। सैद्धांतिक तौर पे बात करें, प्रिंसिपली बात करें तो हाँ, वहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन वाइट लाइट के लिए अब आप क्या बोलेंगे, एयर अगर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए सेम, तो ये हर कलर के लिए सेम हो गया। अब बचा क्या, इधर मान लो रेड कलर की बात चल रही है तो एन आर और साइन आर, तो रेड कलर के लिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। अब यहाँ पे वोयलेट कर दूंगा तो उसके लिए अलग है। ऐसे ही अगर मैं एन एयर और फिर लैम्डा एयर लूँ, ठीक है, किसी भी एक का, तो एन ए तो सबके लिए सेम है हर कलर के लिए, और ये लैम्डा आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, एन जो भी ये ग्लास प्रिज्म है रेड कलर के लिए, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेड कलर की वेवलेंथ, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। ऐसे अगर वोयलेट कर दूंगा तो ये बदल जाएगा, ठीक है, इधर ये बदल जाएगा, ये सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ ये बदल जाएगा। तो चलो ज़्यादा इस पर बात नहीं करते, कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, बस अब इतना ध्यान रखिए। हाँ, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इन्वर्स रिलेशन है। बड़ी वेवलेंथ के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलेस्ट रहेगा, और लिस्ट मिनिमम या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। तो वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होने का मतलब अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो सबसे ज़्यादा वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, या डेंसर से रेयर आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो सबसे ज़्यादा बैंड होगी। तो कन्वेक्स लेंस को भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वो भी तो कुछ ऐसी शेप है, तो उसके भी ये दोनों फेसेस, अपोजिट फेसेस पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो इंक्लाइंड एक दूसरे पे, तो यानी पूरे लेंस को आप ऐसे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और छोटे छोटे प्रिज्म मान सकते हैं। और प्रिज्म डिस्पर्जन करता है तो ऐसे ही लेंस भी डिस्पर्जन करेगा। तो अगर सोचो वाइट लाइट आई लेंस के ऊपर, तो ये अब ये डेंसर से रेयर निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल कौन जाएगा, फोकस की तरफ मुड़ना है। तो यहाँ पर वाइट लाइट निकल रही है, तो ये वाइट थी, अब ये 7 रंगों में बट चुकी है, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो रेड और वॉयलेट, तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँ, रेड कम, तो ये फोकस पॉइंट होगा वॉयलेट का, ये रेड का। तो रेड के लिए सेम लेंस की फोकल लेंथ बड़ी हो गई, वॉयलेट कलर के लिए छोटी हो गई। तो यानी जिस ऑब्जेक्ट ने वाइट लाइट भेजी है उसकी कलर्ड इमेज बन गई, यहाँ पे 7 रंग बन गए बीच में, वॉयलेट से रेड के बीच में। तो रेड सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ, वॉयलेट सबसे मिनिमम वेवलेंथ।
इफ द पैरेलल वाइट लाइट बीम पास थ्रू द कन्वेक्स लेंस द लाइट ऑफ विच कलर अमंग वॉयलेट टू रेड इन द स्पेक्ट्रम विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट क्लोजेस्ट टू द लेंस। तो लेंस के क्लोजेस्ट कौन सी कन्वर्ज होगी, वॉयलेट या रेड? तो वॉयलेट होगी, ठीक है, क्योंकि वॉयलेट का रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई मैंने कर दिया साथ में। समृति इज लुकिंग एट हर सेल्फ इन ए कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर आ गया भाई साइंस म्यूजियम में, स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो यू दे दिया 2 मीटर। हर इमेज अपीयर्स टू बी अराउंड हाफ हर एक्चुअल हाइट, तो हाफ हर एक्चुअल हाइट, इमेज जो है एक्चुअल हाइट की आधी है, तो क्या दे दी, मैग्नीफिकेशन दे दी। ठीक है, रेशो दे दिया HI/HO जो कि 1/2 आ रहा है, HI इजिकल टू HO/2, तो HI/HO इजिकल टू 1/2। तो कन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल इमेज होगी, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगी। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है। एस्टिमेट द फोकल लेंथ, तो भाई ये क्वेश्चन आप खुद करो, ये तो न्यूमेरिकल है, सिंपल। इन ह्यूमन आई द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इज 17 mm। ठीक है भाई, ह्यूमन आई में लेंस और रेटिना के बीच की 17 mm दूरी है। द लाइट एंटरिंग द आई गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द कॉर्निया एंड देन एट द लेंस। तो आँख में एंटर होने वाली लाइट पहले तो कॉर्निया पे रिफ्रैक्ट होती है, जो आउटर मोस्ट आपको पता है ट्रांसपेरेंट लेयर आँख के ऊपर, और फिर जो हमारा आई लेंस है उस पर रिफ्रैक्ट होती है। सिलेरी मसल्स इन द आई कैन कंट्रोल द फोकल लेंथ। सिलेरी मसल से हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल किया जा सकता है, चेंज की जा सकती है उसकी शेप। तो डायना इज लुकिंग एट द मून, तो डायना मून को देख रही है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉर्निया एंड द लेंस इन डायना आइज एट दिस टाइम। तो देखिए मून बहुत दूर है, हमारी आँख जो प्यूपिल है उसका साइज़ अगर आप देखें वो साइज़ और जो मून की डिस्टेंस आँख से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर आप कॉर्निया और आई लेंस दोनों को इकट्ठा एक थिन लेंस मान सकते हैं, इकट्ठा एक कॉन्वेक्स लेंस मान सकते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आपने देखा था 2 लेंसेज को कंबाइन करें तो इफेक्टिव पावर आती थी, इफेक्टिव फोकल लेंथ आती थी ना, यानी 2 लेंस अगर मैं कंबाइन कर दूं ऐसे तो मिल के मान लो इन्होंने इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की यहाँ इमेज बनाई। तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जहाँ बनती है तो वही तो लेंस के सेंटर से इस पॉइंट साइज इमेज, रियल इमेज की डिस्टेंस या वर्चुअल की डिस्टेंस, यही तो फोकल लेंथ होती है आपकी। बस ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होना चाहिए। तो मून इस केस में इन्फिनिटी पे है और वो उसे नज़र आ रहा है, तो रेटिना पे तस्वीर बन रही है। और रेटिना लेंस से कितनी दूर है, 17 mm। तो इसका मतलब 17 mm क्या है, दोनों की मिल के फोकल लेंथ है, यानी कॉर्निया और आई लेंस दोनों की इफेक्टिव फोकल लेंथ हमसे पूछी जा रही है कम्बिनेशन की, तो वो होगी बेटा 17 mm, क्योंकि लेंस से 17 mm दूरी पे मून की इमेज बन रही है। और इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की जहाँ इमेज बनती है वो फोकल पॉइंट होता है, वो फोकस होता है, और उस पॉइंट की ऑप्टिकल सेंटर से दूरी फोकल लेंथ होती है। तो फोकल लेंथ 17 mm है। डायना इज रीडिंग ए बुक कैप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 cm फ्रॉम हर आई। डायना भी एक बुक पढ़ रही है जो उसकी आँख से 20 cm दूर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द कॉर्निया एंड द लेंस इन डायनाज आई एट दिस इंस्टेंट। तो अब बताइए, अब जो फोकल लेंथ है क्या वही होगी, पहले 17 mm थी। तो देखिए ध्यान से, अब आपको पता है कि पूरे हमारा जो आई लेंस और कॉर्निया दोनों को कन्वर्जिंग लेंस से हम शो कर सकते हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है, एक तरफ ऑब्जेक्ट और अदर साइड रियल इमेज फॉर्म होती है इसमें। तो भाई सीधी सी बात, आपको यू दे दिया अब, ठीक है, और आपको वी ऑलरेडी पता है, वी अभी भी 17 mm ही है, लेकिन अब जो वी बन रहा है वो फोकल लेंथ नहीं है, ठीक है। तो आपको अब यू पता है और वी पता है, तो भाई अब आपको लेंस फार्मूला पता तो है, लेंस फार्मूला लगा दो, 1/v माइनस 1/u। तो 1/v कितना, 17 mm, u आपका 20 cm, तो यहाँ से 1/f निकल जाएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन लगाइए, v पॉजिटिव रहेगा, 17 mm, u आपका माइनस का 20 cm, तो इस 17 mm को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए पहले। तो mm क्या होता है, 10⁻³ मीटर। तो 17 mm को आप लिख सकते हैं 17 × 10⁻³ मीटर, और मीटर को आप लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, और ये घट के 10⁻⁻1, तो 1.7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये लगभग हमारी आई बॉल का डायमीटर भी आ गया है। इस वाले केस में होता शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए, तो बी क्वेश्चन भी आप कर लोगे, ए भी हो गया, बी भी हो गया। व्हेन डायना ब्रिंग्स द बुक क्लोजर टू हर आइज द लेटर अपीयर्स ब्लर्ड।
टू हर एंड शी कैन नॉट रीड द बुक, एक्सप्लेन वाई द लेटर्स अपीयर ब्लरी टू हर। तो देखिए जब वो और नज़दीक लेकर आ रही है बुक को 20 सेंटीमीटर से, तो अब धुंधले हो गए लेटर, उसे साफ नज़र नहीं आ रहे, तो इसका क्या रीज़न है, एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए हमारी जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ हम छोटी भी कर सकते हैं और बड़ी भी कर सकते हैं। तो जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो फोकल लेंथ बड़ी से बड़ी होनी चाहिए ताकि रेटिना पर तस्वीर बने, और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ पूरी की पूरी ऑप्टिकल सेंटर और रेटिना के बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। और अब ऑब्जेक्ट नज़दीक आने लगा तो फोकल लेंथ छोटी होने लगी। तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ की एक लिमिट है, ठीक है, कि इतनी ही फोकल लेंथ घटाई जा सकती है, उससे और ज़्यादा नहीं घटाई जा सकती, ठीक है। तो सिलेरी मसल्स, क्योंकि हमारा जो आई लेंस है वो जैसे ही हम उसकी फोकल लेंथ घटाएंगे तो उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी। अगर आई लेंस ये है इन्फिनिटी के केस में, तो फिर आपका आई लेंस कुछ ऐसा होता जाएगा, थिक होता जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका क्या है, आइरिस, तो आइरिस से ये टच करेगा, आइरिस को प्रेस करना स्टार्ट कर देगा, इस मसल्स पे जोर पड़ने लग जाएगा, हमारी सिलेरी मसल्स पे भी जोर पड़ेगा, आइरिस पे भी, और हमारे सिर में दर्द होने लग जाएगा। यानी फोकल लेंथ की एक लिमिट है, उस लिमिट से कम फोकल लेंथ नहीं की जा सकती। और हमने अभी कहा कि ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा तो इस तरह से फोकस को एडजस्ट होना पड़ेगा कि वो छोटी होती जाए, और छोटी होती जाएगी तो रेटिना पर इमेज बनती जाएगी। और अब 20 सेंटीमीटर तक तो मिनिमम हो गई, कम से कम फोकल लेंथ हो गई, अब उससे और कम हो ही नहीं सकती, लिमिट आ चुकी है हमारी वो, ठीक है। तो जो लिस्ट या मिनिमम फोकल लेंथ जो एग्जिस्ट कर सकती है वो 20 सेंटीमीटर के लिए कर रही है, और अब आप 20 सेंटीमीटर से आगे ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं तो उससे और छोटी फोकल लेंथ हो ही नहीं पा रही है, फोकल लेंथ और छोटी नहीं हो पा रही है। तो 20 सेंटीमीटर से आगे अब फोकल लेंथ फिक्स हो चुकी है, तो फोकल लेंथ फिक्स है। यू आपने 20 से चेंज कर दिया तो यू भी मान लो 18 15 कुछ यूज़ कर लिया, तो यू फिक्स है, एफ फिक्स है आपका, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वी होगा। लेकिन 20 वाले के लिए भी वही फोकल लेंथ थी लेंस की, 20 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट था, तो 20 वाले यू के लिए और एफ के लिए जो मैं शुरू में बता सकता हूँ, यू और एफ के कम्बिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर वी होता है, और वो वी था रेटिना पर। लेकिन अब आप यू को आगे सरका रहे हैं, 20 से 18 पर लेकर आ रहे हैं, 15 पर लेकर आ रहे हैं, तो यू तो चेंज कर रहे हो और फोकस चेंज नहीं हो रही है। तो इस नए यू और एफ वही है फिक्स्ड, तो नए यू और एफ के कम्बिनेशन के लिए नया वी होगा, जो कि पहले वाले 20 वाले सेंटीमीटर वाले वी वाला नहीं होगा। तो अब आपकी जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, पूरी एक्सप्लेनेशन ये है। तो आप यही कह सकते हैं कि हमारी जो आई लेंस है उसकी एक फोकल लेंथ की एक लिमिट है, मिनिमम फोकल लेंथ एग्जिस्ट करती है जो कि नियर पॉइंट के लिए होती है, उससे और कम फोकल लेंथ नहीं हो सकती, फोकस को और छोटा नहीं किया जा सकता, जिसके कारण अब जो इमेज है उसे फोकस नहीं किया जा सकता। फोकस नहीं किया जाने का मतलब यही है कि अब यू और एफ का ऐसा कम्बिनेशन नहीं बन सकता कि वो रेटिना पर ही तस्वीर बना दे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब कॉपी द स्केल्ड रे डायग्राम गिवन बिलो, ड्रॉ मोर रिक्वायर्ड इंसिडेंट रेज फ्रॉम द पेंसिल टू इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल बाय द कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ गिवन है आपको, इसको एक पॉइंट मान लो, इसको अलग पॉइंट मान लो, तो पहले इस पॉइंट की इमेज बना दो, फिर इस पॉइंट की इमेज बना दो, और फिर रूल लगा दो कि अगर ऑब्जेक्ट लेंस के नज़दीक आता जा रहा है तो इमेज लेंस से दूर होती जाएगी और साइज में बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आप टिप को एक पॉइंट मान के उस टिप की से 2 रे लो, एक तो दे रखी है दूसरी और ले दो पैरेलल, और फोकस से गुजार दो, कहीं ये मिलेगी। ठीक है, और फिर जो एंड पॉइंट है यहाँ से भी 2 रे लो, एक तो पैरेलली और एक तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो आप लोग, तो यहाँ बनेगी, यहाँ क्रॉस कर गई और ये यहाँ क्रॉस कर गई, तो इस 2 के बीच में ही आपकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर ये टिप आएगी, यहाँ पर ये टेल आएगी पेंसिल की, और साइज़ बड़ा होता जाएगा, नज़दीक वाले पॉइंट से दूर वाले पॉइंट की तरफ आप जाएंगे तो साइज़ बड़ा होता जाएगी, थिकनेस बढ़ती जाएगी पेंसिल की, पेंसिल मोटी होती जाएगी। ठीक है, मैग्नीफाई होती जाएगी। तो ऐसे ये है। ठीक है भाई, तो आपको यू भी दे रखा है, वैसे तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो। देखो यू आपको पता है, फोकल लेंथ आपको पता है, यू है 5 सेंटीमीटर टिप के लिए, फोकल लेंथ आपकी है कितनी, ये 3 सेंटीमीटर, तो वी पता कर लो कहाँ बनेगा। ऐसे ही फिर
5 + 4 टेल की बात करें तो टेल 9 सेंटीमीटर होगी टोटल। तो फिर से फोकल लेंथ वही है, तो इस 9 और 3 के लिए एक वी होगा पर्टिकुलर, वो निकाल लो। ठीक है, वहाँ पर टेल बन जाएगी। हाइट आपको पता है कितनी ऊपर है ये, ठीक है, टेल कितनी ऊपर है। और यहाँ पर तो फर्स्ट पॉइंट की भी हाइट आपको पता है, सेकंड पॉइंट की भी हाइट आपको पता है। तो एक बार फर्स्ट पॉइंट के लिए मैग्नीफिकेशन निकाल दो, एक बार सेकंड पॉइंट के लिए मैग्नीफिकेशन निकाल दो, तो आप हाइट वाइज भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। योर कंप्लीट डायग्राम शुड शो द इमेज ऑफ द होल पेंसिल। तो पूरी पेंसिल आपको तिरछी नज़र आने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए एक सिंपल सा फंडा आपको बताते हैं। ये लो 2F पर हैं तो 2F पर ही उतनी नीचे इमेज बनी। हम 2F से आगे चले गए, ये पॉइंट ऊपर चला गया। हम और आगे आए तो देखो हम सेम लेवल पे चल रहे हैं, ये और आगे चला गया। तो यानी जो नज़दीक पॉइंट है लेंस के, वो तो प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ तो हाइट सेम है हर एक पॉइंट की, लेकिन यहाँ नज़दीक जो लेंस के है पॉइंट, उसकी हाइट सबसे ज़्यादा, और जो दूर है उसकी हाइट सबसे कम। तो ऐसे तिरछी पेंसिल बन जाएगी, तिरछी इमेज बनेगी, मतलब हवा में। स्क्रीन पे तो नहीं बन पाएगी। स्क्रीन पर तो आपको पता है एक टाइम पे एक जगह स्क्रीन को रख सकते हो आप, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आपने इस यू के लिए जहाँ वी बनेगा उस वी पर रख दिया तो ये आपको टिप टिप बनी नज़र आएगी, बाकी ब्लर्ड हो जाएगा। और फिर एंड के लिए, टेल के लिए जहाँ आपका वी आर है वहाँ पर आपने स्क्रीन को रख दिया तो टेल बन जाएगी, बाकी पार्ट वो तो क्लियर होगी, बाकी ब्लर्ड हो जाएगा। ऐसे रहेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द पेंसिल। देखो पूछ लिया तो बस भाई पूरा न्यूमेरिकल बना दिया इन्होंने। न्यूमेरिकल 1/v - 1/u = 1/f लगाओ, v पता करो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल, लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ भी निकल जाएगी यार। देखो इसके लिए भी निकल गया, इसके लिए भी निकल गया, दोनों के लिए भी निकाल लो। तो दोनों का भी यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा। तो आप ये गैप पता कर दो, ये गैप मिल गया, ये गैप मिल गया, ये हाइट मिल गई। तो ऐसे तिरछा इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई। ये हाइट अगर आपको पता है, देखो इस वर्टिकल में से ये वर्टिकल घटा दो तो आपका ये गैप आ जाएगा, ये गैप। और ये गैप आपको पता ही है, दोनों का v1 v2 पता है, तो ये मिल गया। तो ये जो लेंथ इस तरह से बन रही है, ये आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। ओके, 15th क्वेश्चन। Manju has two convex lenses P and Q made of the same material as shown in the figure। ठीक है, has two convex lenses है P और Q made of the same material, दोनों सेम मटेरियल से बने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बस थिकनेस का फ़र्क है। तो देखिए ये मैं आपको बता दूँ, थिन लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होती है, लार्ज होती है, थिक लेंस की छोटी होती है। सी इज़ लुकिंग एट द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन अ पेज। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर थिन कौन सा नज़र आ रहा है आपको, P। तो इसकी फोकल लेंथ बड़ी है और इसकी फोकल लेंथ छोटी है, तो इसकी स्मॉल है, इसकी लार्ज है। ठीक है, आगे तो एक पेज के ऊपर टेक्स्ट है, उसे वो देख रही है यूजिंग पेज। सी नोटिस दैट व्हेन सी स्लोली टेक्स द लेंस अवे फ्रॉम द पेज। पेज से जब वो दूर लेकर जाती है, मान लो ये पेज है, इस पर कुछ है प्रिंटेड और वो पी लेंस को दूर लेकर जा रही है। तो दूर लेकर जा रही है तो वास्तव में यू चेंज हो रहा है। भाई ये ऑब्जेक्ट है ना, ये स्क्रीन थोड़ी है, पेज है, और वो इस लेंस के थ्रू देख रही है, तो वो दूर लेकर जा रही है। टेक्स्ट टर्न्स अपसाइड डाउन व्हेन द लेंस क्रॉसेज ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पेज। देखिए जब वो जो टेक्स्ट है और लेंस है, मान लो ये फोकस है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहते हैं, तो ये जो लेंस आपका मैग्नीफाइंग ग्लास का रोल प्ले करेगा, मैग्नीफायर सिंपल माइक्रोस्कोप का रोल प्ले करेगा, तो आपको एनलार्ज मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट इमेज नज़र आएगी। ठीक है, अब जैसे ही फोकस पे जाएंगे तो वो नज़र आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है, बहुत साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हर एक लेटर बहुत बड़े साइज़ का हो जाएगा,
और इस पॉइंट को क्रॉस करते ही मान लो लेंस जैसे दूर जाएगा, यहाँ आया तो अब ये फोकस पे है, प्रिंटेड लेटर्स, टेक्स्ट और लेंस के बीच की दूरी फोकल लेंथ के बराबर है। और अब जैसे ये हल्का सा भी बाल के बराबर, बाल मात्र डिस्टेंस भी आगे सरकेगा बाल की मोटाई के बराबर, तो ही तुरंत इसकी जो इमेज है वो उल्टी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब तक फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बन रही थी, सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा था, और एफ को क्रॉस करते ही रियल इमेज बन जाएगी। तो इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा है जिसे क्रॉस करते ही रियल इन्वर्टेड होगी? तो फोकस है। तो इसका मतलब जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो क्या है वास्तव में? फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो ऐसे भी आप फोकल लेंथ चेक कर सकते हो। लेंसेज लो दो अलग अलग थिकनेस के और नोटबुक पे रखो और उन्हें ऊपर उठाते जाओ नोटबुक से और देखते जाओ, तो आपको दिखेगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद तुरंत लेटर्स उल्टे हो जाएंगे। तो उस डिस्टेंस पे आके लेंस को रोको, उस जगह पे रोकिए लेंस को और ये डिस्टेंस मेज़र कर लो। तो बिना रियल इमेज बनाए भी आप कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इस तरह से पता लगा सकते हो। तो रफ फोकल लेंथ एस्टिमेट करने का तरीका आपका ये भी है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंस पी डज द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर सिग्निफाई? हाँ, तो जो पी लेंस है उसके केस में जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस जिसमें स्पेशल डिस्टेंस है, जिस पे क्या होने लग रहा है, वर्चुअल इमेज इस डिस्टेंस के तुरंत बाद रियल में कन्वर्ट हो रही है। तो ये 10 सेंटीमीटर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? लेंस से संबंधित कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है इस लेंस की, तो ये है इसकी फोकल लेंथ। ठीक है। इफ़ मंजू डज द सेम विद लेंस क्यू के साथ भी यही काम करे तो एट व्हाट डिस्टेंस विल द इन्वर्जन ऑफ द इमेज हैपन? तो कौन सी डिस्टेंस पे ये इन्वर्जन होगा? लेस देन इक्वल टू और मोर देन 10 सेंटीमीटर। ये थिक है तो इसकी फोकल लेंथ छोटी है, फोकल लेंथ छोटी है तो 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर ही ये इन्वर्जन हो जाएगा। तो लेस देन इसका आंसर होना चाहिए। जस्टिफाई योर आंसर, तो आप इसमें रे डायग्राम बना के दिखा सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है। या फिर आप मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहती है और जैसे ही फोकल लेंथ पे आते हैं तो मैग्नीफिकेशन आपकी इनफाइनाइट हो जाती है और उसे क्रॉस करते ही वो आपकी नेगेटिव हो जाती है। अ पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर दिस, माइनस पावर है तो कनकेव लेंस है। अपनी विजन को ठीक करने के लिए तो कनकेव लेंस यानी पावर नेगेटिव, तो हमारे आँख की पावर घटा रहा है। हमारी आँख की पावर कौन से डिफेक्ट में पड़ती थी? मायोपिया में, तो मायोपिया डिफेक्ट है। व्हाट इज़ द पॉसिबल विजन डिफेक्ट ऑफ द पर्सन? मायोपिया। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस? पावर पता है तो 1/f कर दीजिए इज इक्वल टू पावर के f इज इक्वल टू 1/-5। ये डायोप्टर, तो डायोप्टर होता है 1/1 मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा तो 1 मीटर/5, तो 1/5 मीटर आपकी क्या आ गई? फोकल लेंथ आ गई। ए लेंस मेड ऑफ ए मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। लो ये लेंस है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसे एक लिक्विड में डुबो दिया जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अरे यार, लिक्विड का भी सेम, लेंस का भी सेम, तो किसी भी एंगल पे रे डालो कोई बेंडिंग नहीं होगी, कोई टुवार्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं होने वाला, जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, तो सीधी आर पार निकल जाएगी बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए। ये ऐसे और ये ऐसे। यहाँ अभी मिटो देते हैं, मान लेते हैं मीडियम ख़त्म ही नहीं हो रहा कभी भी, तो इसी तरह चलती रहेगी। और मीडियम के अंदर दिखानी तो ऐसे। ओके। कॉपी द डायग्राम, ड्रॉ द लाइट रेज आफ्टर दे पास थ्रू द लेंस। लेंस से पास होने के बाद ऐसे ही जाती रहेगी, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, लाइट को पता ही नहीं लगेगा कि मीडियम चेंज हुआ, कोई इंटरफेस ही नहीं आएगा। इंटरफेस आने का मतलब है इंटरफेस के एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, दूसरी तरफ अलग, और यहाँ तो हर तरफ सेम है। लेंस की सराउंडिंग मीडियम और खुद लेंस का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा किसी भी एंगल पर। द इमेज बिलो शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन 3 ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। 3 रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स दिखाए गए हैं एक्स वाई जेड, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से बने। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन, हवा में रखे हैं तीनों, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जा सकती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट इन ईच केस बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द सेम इन ऑल 3 ब्लॉक्स। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस तो अलग है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तीनों का सेम है, तो एंगल आर तीनों के लिए सेम है। तो आप हर एक केस में स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। N1 साइन I इज इक्वल टू मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तो N2
साइन आर। फिर इसके लिए बात की जाएगी ऐसे, इसके लिए बात की जाएगी। कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन 3 ब्लॉक्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो तीनों ब्लॉक में जो स्पीड है उसे कंपेयर कीजिए और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, आप एक तो सीधा देख सकते हैं ओरिजिनल पाथ बना दीजिए तीनों रे का, क्योंकि एंगल आर तो सेम है ना। तो आप ये देख लो ना कंडीशन क्या हो रही है, एंगल आर सेम है तो तीनों ही केस में टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ी है। सबसे ज़्यादा नॉर्मल की तरफ किस में बैंड हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा बैंड हुई है उसमें एयर और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा फ़र्क है। जिसमें सबसे कम बैंड हुई है उसमें कम फ़र्क है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क होगा वो सबसे ज़्यादा डेंसर होगा, उसमें लाइट सबसे ज़्यादा स्लो हुई है। ठीक है, तो मुझे देखने पर लग रहा है इस वाले केस में देखिए तो ये इतनी बैंड हो गई। इस वाले केस में I2 वैसे भी छोटा है, बताया हुआ है। इधर ये छोटा होता जा रहा है, I1 सबसे छोटा है। तो इसमें सबसे कम बेंडिंग हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा बेंडिंग हो रही है। तो इसमें स्पीड सबसे ज़्यादा चेंज हुई, इसमें स्पीड सबसे कम चेंज हुई, इसमें बीच में आएगी। तो नॉर्मल की तरफ है तो ये सबसे ज़्यादा डेंसर है, तो स्पीड सबसे कम इसमें होगी। 3 ब्लॉक सबसे कम स्पीड, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक, मतलब ये सबसे कम, ये उससे थोड़ी ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा। तो इसमें सबसे तेज़ दौड़ेगी लाइट, इसमें थोड़ी कम, इसमें सबसे कम दौड़ेगी। ये है बच्चों आपका। तो इलेक्ट्रिसिटी के भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप लोगों को ये सॉल्यूशन भी इनके दिए हुए हैं इन्होंने। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू C/V होता है, ये गलत लिखा हुआ है। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक एक्स इज मिनिमम, एक्स ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन ब्लॉक एक्स। देख लेते हैं क्या मैंने ठीक किया आंसर। ओके ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड आएगी इसमें। ठीक है, अच्छा लिस्ट डेंस उस तरीके से ही बता दिया जो हमने बात की है। हाँ ये देखिए यहाँ ठीक लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ ये स्नेल्स लॉ से ही बताया हुआ है, ये तो मुझे भी नज़र आया। यहाँ से स्टार्ट है ना क्वेश्चन। ठीक है, एक्स में सबसे ज़्यादा, वाई में उससे कम, जेड में सबसे कम। सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मिनिमम इन ब्लॉक एक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द ब्लॉक एक्स इज मिनिमम। तो यहाँ पर ये रिलेशन यूज़ की गई है। साइन आर तो सेम रहेगा, एयर सब के लिए सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की रिलेशन क्या बनेगी, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन। तो ये भी आप लगा सकते हो, ये भी ठीक है। चलो इन्होंने ये भी अच्छा तरीका बता रखा है, यहाँ से ही बच्चे कंपेयर कर सकते हैं। जो मैं बता रहा था चलो मैं लेकिन बता नहीं पाया, मैं केवल ऐसे लिख पाया, मैंने आप पर छोड़ दिया था कि ऐसे कंपेयर कर लो। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने करके दिखा दिया कि क्या होगा। हवा की बात करेंगे तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन आई इज इक्वल टू जो भी मीडियम लोगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आर, और ये सब के लिए सेम है। तो एन किस पे डिपेंड किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका बड़ा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा, और जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं एक्स ब्लॉक के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे छोटा है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा आपका सबसे कम होगा। ठीक है, तो स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाएगी। चलिए इतना ही करें क्या। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, चलो इसकी मैं कल बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, इसे भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जितनी मैंने चीज़ एक्सप्लेन की, अगर आप ये वीडियो अटेंड करते हैं तो वैसे ही आपका पूरे चैप्टर के बारे में अगर आपने गो थ्रू कर लिया ना, खुद चैप्टर को एक बार आपने रिवाइज़ कर लिया, एक बार बस मेरी वीडियो उसी चैप्टर की आपने अटेंड कर ली इन क्वेश्चंस के साथ। आपने वीडियो अटेंड नहीं किया है, सच बताएं तो आपने चैप्टर गो थ्रू करके आपने क्वेश्चंस को मेरे साथ अटैम्प्ट कर लिया है, और जो कि बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप कुछ भी नंबर नहीं कटने देंगे, आधा भी नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। फिजिक्स में कंप्लीट फुल मार्क्स आएंगे।
ऐसे ही मैं इसके साथ साथ देखो, वैसे तो मैंने इसमें पूरे चैप्टर को आपको रिवाइज भी करवा दिया, पूरे सारे कॉन्सेप्ट लगभग आ गए हैं। रे डायग्राम आपके रह गए हैं, रे डायग्राम पर आप काम कीजिए, स्नेल्स लॉ पर आप न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस कीजिए तीनों फॉर्मूले पर, N1V1 = N2V2 पर भी, N1 sin I = N2 sin R इस पर भी, और N1 λ1 = N2 लैम्डा इस पर भी कीजिए। स्नेल्स लॉ पे न्यूमेरिकल कीजिए, रे डायग्राम कीजिए, और आपकी जो ग्लास स्लैब है या प्रिज्म जो है, चलो वो हम कल करेंगे। ग्लास स्लैब में जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इस रे डायग्राम की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और मान लो कोई वाटर टैंक है, उसमें कोई क्वाइन है अंदर, तो उस क्वाइन की इमेज कैसे बनेगी अगर आपको दो रे दे दी जाए, इंटरफेस पे डल रही है, फिर वो एयर में जा रही है, और ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाए कि ये पॉइंट सोर्स है, ये पानी है यहाँ तक, और ये दो रे ऐसे आपको बस दिखा दी जाए और कह दे आगे की आप अब इन रे की हेल्प से रिफ्रैक्टेड रे बनाओ, और उन रिफ्रैक्टेड रे को देखिए क्या वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है इंटरफेस से निकलने के बाद। अगर डाइवर्जिंग है तो वो पीछे मिलेगी, कन्वर्जिंग है तो आगे मिलेगी। आगे मिलेगी तो रियल इमेज, पीछे मिलेगी तो वर्चुअल इमेज। तो उसकी वर्चुअल इमेज बना के दिखाओ, इस कॉइन की कहाँ बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है कि जिस भी चीज़ की हमें इमेज बनानी है, हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो ग्लास स्लैब हो, चाहे वो वाटर हो। मीडियम होनी चाहिए, दो इंटरफेस होना चाहिए हमारे पास। इंटरफेस अगर प्लेन है तो नॉर्मल हम सीधा बना सकते हैं, तो हमें नॉर्मल बनाना आता है। अगर इंटरफेस कर्व्ड है, ऐसा है, तो हर जगह हम टेंजेंट ले सकते हैं और टेंजेंट पे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और एक बार हमें ये नॉर्मल पता है तो एंगल आई और एंगल आर की हेल्प से, या आप अपने रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर के कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप एक्चुअल आई और आर की वैल्यू बताओ या ना बताओ। रे डायग्राम में हमें एक्चुअल आई और आर की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिवली हम बात नहीं कर रहे, क्वालिटेटिवली बात कर रहे हैं। तो क्वालिटेटिवली रेयर टू डेंसर तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, बस हाँ दिखनी चाहिए कि नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ऐसे ही डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखा दो, तो किसी बच्चे की ज़्यादा अवे फ्रॉम हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, लेकिन नॉर्मल से दूरी घटनी चाहिए जब डेंसर से रेयर जा रही है। तो ये क्वालिटी सब में सेम होनी चाहिए। तो इस तरह दिखाकर आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं हर एक पॉइंट की। जैसे आपने ये प्लेन मिरर लिया और एक मैं डॉट दे दूं और मैं कह दूं इस डॉट की मुझे इमेज बना के दिखाओ, तो आप कहेंगे कोई नहीं, डॉट से इनफाइनाइट रे आ रही है, तो इस डॉट से हम एक रे ले लेते हैं ये, और दूसरी दो ही लेनी होती है, मैंने पूरे आज के कॉन्सेप्ट में बताया है। और अब ये मत कहना ये रे तो सर वापिस इस पॉइंट से कैसे जाएगी, अरे ये रे जाए ना जाए, लेकिन जितनी भी एमिट कर रहा है वो सारी इमेज पॉइंट से जाएगी। ऑब्जेक्ट पॉइंट से एमिट होने वाली सारी रे इमेज पॉइंट से जाएगी। तो आप 2 मानेंगे तो दोनों भी जाएगी, 1000 मानोगे तो 1000 जाएगी, और हमें तो इमेज को लोकेट करना है। तो बस आप यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अब आप अप्लाई कर दीजिए अपने। तो एक रे तो ये बनी और एक ये, और दोनों की दोनों क्या है डाइवर्जिंग, तो इसे पीछे बढ़ाओ और इसे पीछे बढ़ाओ, यहाँ पर ये आपकी इमेज बन गई। ऐसे ही आपको रिफ्रैक्शन में बनाना है। अगर आप इसे डायग्राम मान लो, ये एक मीडियम में यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये N1 मीडियम, ये N2, और आपको बता दिया रे रेयर और ये डेंसर है। तो आपको फिर से 2 रे लेनी है, किसी भी एंगल पे डालनी है, और फिर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। अगला स्टेप, अब आपको पता है रेयर टू डेंसर है, तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये भी टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी। और अब अगर ये डाइवर्जिंग है, थोड़ा अच्छे से अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ इमेज बन जाएगी। और अगर ये डेंसर होता और ये रेयर होता तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती, और ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती और डाइवर्जिंग ही रहती, तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी। तो डेंसर से रेयर, यानी इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूँ आप लोगों को कि आप मान लो कहीं पे कोई पॉन्ड तालाब है हमारे पास, तालाब में कोई मछली है, तो मछली जो लाइट भेज रही है वो वाटर से एयर में भेज रही है, डेंसर टू रेयर। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर में आएगी तो जो भी डेंसर में चीज़ बैठी है वो आपको अपने करीब नज़र आएगी। तो उसकी जो गहराई है, एक्चुअल जो डेप्थ है उतनी नज़र ना आकर डेप्थ कम नज़र आएगी, तो एपरेंट डेप्थ कम होगी, तो वो आपको अपने करीब नज़र आएगी। जैसे मैंने बताया भी होगा, जो ईगल होता है या कोई भी ये बाज होते हैं, वो कई बार पानी के अंदर से, या और भी कई ऐसे पक्षी हैं, वो मछली को अपनी चोंच से या पंजों से पकड़ के उठा लेते हैं। तो ईगल को क्या लगता है कि मछली नज़दीक है,
पानी में, और मछली ईगल को देखती है तो उसे दूर रखता है। तो रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो रेयरर वाले को लगेगा डेंसर वाला मेरे करीब है। जैसे स्विमिंग पूल, उसका जो बेस है गहराई कम नज़र आती है, एक्चुअल गहराई जितनी होती है। ऐसे ही स्विमिंग पूल में आप तैर रहे हो और आपकी आंखें पानी के अंदर है और आप अपने दोस्त को देख रहे हो तो आपको दूर नज़र आएगा। तो ऐसा ही स्टार्स के साथ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन ये है कि ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसी में तो स्नेल्स लॉ अप्लाई होके होने लग रहा है और आप इमेज बना पा रहे हो। तो इमेज या तो रिफ्लेक्टेड लाइट बनाएगी या रिफ्रैक्टेड। तो एक बार इंसिडेंट आप ले लो पॉइंट से, और फिर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के इमेज बना दो। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ लगा के या रूल लगा के रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर का इमेज फॉर्म कर दो। ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद वो कन्वर्जिंग है तो रियल इमेज बन जाएगी, डाइवर्जिंग है तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी भाई। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।